गाइड्स नमस्कार। नई शुरुआत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। देखिए, जो आज हम करने जा रहे हैं, आज से शुरू करने जा रहे हैं विज्ञान विषय की कक्षा 10वीं की विज्ञान विषय। श्रृंखलाबद्ध तरीके से चलेगी अपना ये सिलेबस। पूरा पाठ्यक्रम के अनुसार ही हम आपको NCERT बेस्ड विज्ञान विषय की कक्षा 10वीं की विज्ञान विषय चलाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उपयोगी होगी। जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन के चक्कर में सभी की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, सो इसीलिए हमने कहा कि क्यों ना हम इस सब्जेक्ट की, जो कि सबको टफ माना जाता है, और हम देखते हैं NCERT ने 10वीं 12वीं में भी इसको अनिवार्य विषय करने की घोषणा की है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। सो गाइड्स, हम आज से शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की NCERT बेस्ड विज्ञान विषय। सो गाइड, ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो पर। आज देखेंगे अपन पाठ्यक्रम से संबंधित पाठ्यक्रम देखेंगे क्या क्या है अपनी 10वीं की विज्ञान विषय में। सो गाइड, देखते हैं अपन विज्ञान विषय कक्षा 10 के लिए पाठ्यक्रम क्या है। इसका पाठ्यक्रम नई शुरुआत में नए तरीके से नई शुरुआत करेंगे अपन कक्षा 10वीं की विज्ञान विषय। स्टार्टिंग से देखेंगे। देखिए क्या है इसमें। ये है अपना सिलेबस विषय वस्तु, जिसे अपन बोलते हैं विषय वस्तु। देखते हैं जैसे कि अध्याय फर्स्ट में है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जैसे रूप रंग बदलाव आ जाना ऑटोमेटिकली अपने वातावरण से, जो अपन ऑटोमेटिकली किसी चीज़ में चेंज आ जाना, उसकी अवस्था में चेंज हो जाना, वो होती है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इसको अपन डिटेल से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, जिससे आपको रटना ना पड़े और आपको अच्छे से समझ में आए और आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। और सेकेंड अध्याय में अम्ल क्षार तथा लवण के बारे में देखेंगे। धातु अधातु तो आप जानते ही होंगे, धातु अधातु के बारे में अपन थोड़ी बहुत तो नॉलेज पहले से ही रखते हैं। कार्बन है, यौगिक है, इसके बारे में भी देखेंगे। जैसे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ये भी अपने तत्वों के बारे में आप जानते हैं जो वातावरण में पाए जाते हैं। जैव प्रक्रम क्या होता है, 6 अध्याय में है। जैव प्रक्रम जीवन से संबंधित होगा। नियंत्रण एवं समन्वय, कैसे नियंत्रण करें और उनमें समन्वय बिठाना किसी भी चीज़ में, ये है अध्याय 7 में। जीव जनन कैसे करते हैं, मतलब कि प्रजनन कैसे होता है, कैसे एक जीव से दूसरा जीव उत्पन्न होता है, इससे संबंधित अपन अध्याय 8 में पढ़ेंगे। और फिर अध्याय 9 में आनुवांशिकता एवं जैव विकास। अब देखते हैं अपन एक पीढ़ी का आनुवांशिक रूप से, मतलब जीन का इसमें इफेक्ट बताया जाएगा कि मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं और उनका विकास कैसे होता है। अध्याय 11 में देखेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार। कैसा रंगा बिरंग संसार है, बहुत से फूल पौधे, पेड़ पौधे, मानव नेत्र अपन देख पाते हैं, किसके कारण देख पाते हैं, इससे संबंधित अध्याय 11 में पढ़ेंगे। अध्याय 12 में है विद्युत से संबंधित, बिजली से संबंधित, सब गाइड्स अपन देखेंगे। अध्याय 12 में विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव थोड़ी बहुत अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके बारे में थोड़ी बहुत आप लोग जानकारी तो रखते होंगे, लेकिन इसकी डिटेल से अपन इसकी चर्चा करेंगे अध्याय 13 में। और ऊर्जा के स्रोत है अध्याय 14 में। जैसे ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं, कहाँ से हमें एनर्जी प्राप्त होती है। सूर्य तो अपन जानते हैं सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। पिछली कक्षा में अपन जैसा कि देख चुके हैं। हमारा पर्यावरण पढ़ेंगे, हमारे आसपास की चीज़ें क्या क्या होती हैं, वायु से संबंधित, जल से संबंधित, वायुमंडल, जलमंडल, इनसे संबंधित हम अपने अध्याय 15 में पढ़ेंगे। अध्याय 16 है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। अब प्रकृति ने तो हमको बहुत से संसाधन दिए हैं, लेकिन उनका प्रबंधन करना बहुत ही ज़रूरी है। सो वो पढ़ेंगे अपन किसमें, अध्याय 16 में। सो गाइड, ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं आज के लेसन पे, रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण।
जैसे कि आपने सिलेबस में बताया था कि अध्याय फर्स्ट में है रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण। क्या होता है रासायनिक अभिक्रियाएं, कैसे होती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, क्या होता है समीकरण। जैसे हम देखते हैं अपने आसपास बहुत से बदलाव देखते हैं, क्या होता है हमारे आसपास। अपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए। क्या होता है जब गर्मियों में अपन देखते हैं कि क्या होता है, कमरे के ताप पर ही दूध को यदि खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है कि दूध में कोई चेंजेस आते हैं कि नहीं आते हैं, उसमें रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है। वो लैक्टोवायरस होता है, उसके कारण क्या, लैक्टो विषाणु होता है, मतलब उसके कारण क्या हो जाता है, लैक्टोबैसिलस विषाणु होता है, जिसके कारण दूध में क्या हो जाता है, दूध से दही का निर्माण हो जाता है कमरे में। लोहे या तवा तसला कील को, लोहे की जो भी चीज होती हैं उसमें आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो उसमें भी अपन देखते हैं क्या हो जाता है, उसमें बदलाव आ जाता है, उसके रंग में वो टूटने लगता है, क्या होता है उसमें जंग लग जाती है, अपन देखते हैं। अंगूरों का किण्वन होना, भोजन का पक जाना, हमारा शरीर का भोजन पच जाना, वैसे क्यों नहीं रहा आता, हम सांस लेते हैं, हम क्यों लेते हैं सांस, तो ये कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं ना, इसके बारे में अपन देखेंगे डिटेल से अभी इसी लेसन में। सो गाइड, जैसे फर्स्ट इसमें क्या लिखा है, इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। अपन देखते हैं उसकी पहचान, ये बता चुके हैं हम। पदार्थ की भौतिक रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, मतलब कोई ना कोई चेंजेस आ रहे हैं ऑटोमेटिकली वातावरण के प्रभाव से, तो अपन ये तो जान सकते हैं ना कि कोई ना कोई रासायनिक प्रक्रिया वहाँ पे हो रही है। यदि अपन आसपास की चीज़ों में कोई चेंजेस देखते हैं जो कि ऑटोमेटिकली होते हैं तो उसको अपन कह सकते हैं कि कोई ना कोई यहाँ पर अभिक्रिया हुई है। और अपन देखते हैं दैनिक जीवन में ऐसा अपन होता ही रहता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए अपन देखेंगे इसमें अपन कैसे जाने कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। देखिए यहाँ पे एक मतलब कि क्रियाकलाप करके दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को बॉच ग्लास में इकट्ठा किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे जो मैग्नीशियम ए है, देखिए मैग्नीशियम रिबन है ये, इसको वायु ऑटोमेटिकली वायु के कारण मतलब हवा के कारण ये क्या हो रहा है, जल रहा है। और क्योंकि हवा में क्या कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन क्या करती है, जलाने में सहायक होती है कोई भी चीज़ को। तो मैग्नीशियम Mg में अपन देखेंगे क्या मिल रहा है, O मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है Mg को, मतलब Mg मतलब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन मिल रही है तो वो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे इसको रखा जाता है, मतलब ये श्वेत चूर्ण बन जाता है। तो क्या हुआ, इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई। रासायनिक अभिक्रिया में Mg मैग्नीशियम में ऑक्सीजन मिला और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलते हैं गाइड्स आगे। हाँ, तो यहाँ पे देखिए आपने देखा कि एक चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रेमन का दहन होता है। क्या हो रहा है उसमें, दहन होना मतलब कि जलना, और श्वेत चूर्ण में परिवर्तन होना। उसमें श्वेत चूर्ण मतलब सफ़ेद चूर्ण का एक चूर्ण मतलब राख होती है ना, जो अपन कभी भी खाना पकाया जाए तो राख कुछ जलता है तो राख तो बचती है, तो चूर्ण मतलब राख परिवर्तित हो रहा है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है, जो कि हम पहले समझा चुके हैं कि ये वायु में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, उसके मिलने के कारण उनकी रासायनिक अभिक्रिया हुई और यह चूर्ण बन गया, मतलब वो जलने लगा। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, ऊपर दिए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न
किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अपन कैसे जान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? जैसे यदि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, जैसे यदि कहीं पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो ठोस से क्या हो जाता है, तरल बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। मतलब कि क्या हो जाता है, कोई भी चीज़ ठोस है और यदि अपन देखते हैं कि कुछ ही समय बाद क्या हो जाती है, वो तरल बन जाती है। तरल मीन्स क्या होता है, जैसे बर्फ है और जैसे ही बर्फ को अपन रख देते हैं गर्मियों में, ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो क्या हो जाती है, उसमें रासायनिक वो क्या बन जाता है, तरल बन जाता है, मतलब पानी बन जाता है, H2O बन जाता है। H2O मीन्स होता है, ये पानी का सूत्र है, किसका है, पानी का। और क्या हो जाता है, उसके रूप रंग में परिवर्तन आ जाता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जिसके कारण क्या हो जाता है, उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है। गैस का उत्सर्जन और निकास हो जाता है, किसी में गैस लगती है और किसी में गैस निकलती है रासायनिक अभिक्रिया में, ये अपन आगे देखेंगे। तापमान में परिवर्तन आ जाता है, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें वो आप ऑटोमेटिकली का शायद हो सकता है वो गर्म हो जाए, उसके तापमान में परिवर्तन आ जाए या वो ठंडा हो जाए ज़्यादा देर तक। तो यही होता है रासायनिक अभिक्रिया। तो अपन इन सब चीज़ों, यदि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, उसके रंग में परिवर्तन हो रहा है, या गैस निकल रही है या लग रही है, या तापमान में परिवर्तन हो रहा है, तो अपन समझ जाएंगे कि इसके क्या हो रहा है। इसमें हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं, तो इसका मतलब होता है कि उसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। सो गाइस, क्या लिखा है, यदि हम अपने आसपास के परिवर्तन को देख पाएंगे तो हमारे चारों ओर विविध रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। इस अध्याय में विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। अपन देखेंगे कि क्या क्या रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं हमारे दैनिक जीवन पर, उससे संबंधित। अब देखते हैं अपन रासायनिक समीकरण, जैसे कि क्रियाकलाप 1.1 मतलब मैग्नीशियम और ऑक्साइड, जहाँ पे वो जल रहा था, जो हमने बताया था वायु के प्रभाव से, उसी की बात कर रहा है क्रियाकलाप। सॉरी गाइस, हाँ, क्रियाकलाप 1.1 का विवरण, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम द्रव्य का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। ऊपर दी गई अभिक्रिया समीकरण होगा। देखिए, जो ऊपर अपन ने देखा था कि वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का मिलने से मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ था। वही समीकरण में अपन कैसे लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम में कौन सा अभिकारक मिला, ऑक्सीजन, ये दोनों के मिलने से क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये उत्पाद है, ये अभिकारक, जिसको मिलाने से, जिसके संयोजन से, मतलब अभी से क्या बने, उत्पाद बने, कुछ चीज़ बने तो उसको उत्पाद कहते हैं, और जो चीज़ को मिलाया जा रहा है उसको अभिकारक कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक हो गए, और जो निकल के आया, क्या निकल के आया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब वो राख टाइप का चूर्ण निकल के आया, उसको क्या कहेंगे, उत्पाद कहते हैं। जैसे कि 1.1 में वही वाली अभिक्रिया की बात कर रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। क्या है अभिक्रिया 1.1 में, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनसे रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया में एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, उसे उत्पाद कहते हैं। वही हम जो बता रहे हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल रहा है तो अभिकारक कहते हैं और इनको उत्पाद कहते हैं। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारक के बीच प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर LSH लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पाद के बीच भी प्लस का योग चिन्ह लगा करके दाईं ओर RSH लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, यह अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है।
देखिए यही बताया गया, इस समीकरण के बारे में बताया गया है कि इनके बीच में क्या कर दिया जाता है। इनके यदि अभिकारक के बीच क्या लगाया जाता है, तो प्लस का निशान लगाया जाता है जो कि ये लगा है, और ये तीर का निशान वहाँ लगाया जाता है जो कि उत्पाद को बताता है कि मतलब इन दोनों के योग से क्या बना, ए बना और उत्पाद बना। यही बताया गया है इसमें। अब देखते हैं अपन इसको, रासायनिक समीकरण लिखना। अब लिखते कैसे हैं अपन रासायनिक समीकरण को? क्या रासायनिक समीकरण निरूपण इससे संक्षिप्त विधि है। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र को उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त बनाया जा सकता है। जैसे यदि अपन वैसे लिखते हैं, शब्दों में लिखते हैं, तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अपन को टाइम भी लगता है और टाइम के साथ साथ जगह भी लगती है। और क्या होता है, उससे भी संक्षिप्त विधि एक और है जिसको अपन चिन्हों के थ्रू अपन लिख देते हैं और अपन को टाइम भी नहीं लगता है और संक्षिप्त विधि है। देखिए यहाँ पे, जैसे यदि मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड को सूत्रों को स्मरण करें तो उपरोक्त समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है। जैसे हमने पहले लिखा था Mg मिलाया किसमें, प्लस ऑक्सीजन मिली, तो उत्पाद क्या बना, MgO बना, O2 मिलने से ए है। तो इस प्रकार भी लिखा जा सकता है उसी को। ये सिंबल है Mg मतलब मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन का सिंबल मतलब कि सूत्र क्या है, O2, ठीक है। और इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब MgO बन जाता है। ये इसको भी इस प्रकार लिखते हैं, आप देख लीजिए। ए अभिकारक है और ए क्या है, उत्पाद है। तीर के निशान के दाईं ओर, अब दाईं ओर कौन सा है, ए है। दाईं ओर के तत्वों को परमाणुओं की संख्या की गिनती की तुलना करें तो क्या दोनों तत्व परमाणुओं की संख्या समान है। यदि है तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं है तो वह समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिकारक का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण मैग्नीशियम वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। सो गाइस देखिए इसमें क्या बताया गया है कि अपन इनको और इनको, यदि इनके परमाणुओं की संख्या को अपन और इसके उत्पाद के परमाणु और अभिकारक के परमाणुओं को यदि मिलाते हैं तो क्या वो समान मिलते हैं। इनके परमाणुओं की संख्या क्या समान है। जैसे Mg मिलाया और O2 मिलाया, ये क्या है, अभिकारक है। इन दोनों को जोड़ दिया अपन ने, तो उससे तीर के निशान के यहाँ पे क्या बना, MgO बना। तो क्या इनके परमाणुओं की संख्या समान है। देखिए ये Mg है तो यहाँ पे Mg आ गया, इसमें O2 जुड़ गया तो यहाँ O आ गया। लेकिन यहाँ पे O के कितने परमाणु हैं, 2 हैं, लेकिन यहाँ पे O के परमाणु कितने हैं, 1 हैं। तो क्या यह संतुलित है, बराबर है क्या। यदि बराबर नहीं है इनके परमाणु तो अपन समझ सकते हैं कि ये समीकरण कैसा है, असंतुलित समीकरण है। क्यों है, क्योंकि अपन को इनकी तुलना करें और इसकी तुलना करें, जब अपन ने दो जोड़ा तो 4 होते हैं, लेकिन इसमें यदि 3 बताया जाए तो क्या वो सही होगा, नहीं होगा ना। क्योंकि यहाँ पे Mg तो अपन ने सही है, ए जोड़ दिया तो ये लिख दिया Mg उत्पाद में, ठीक है। लेकिन अपन ने O कितने लिखे, 2 दिए O, लेकिन यहाँ पे तो 1 है, तो ये संतुलित समीकरण नहीं है। सो गाइस चलते हैं आगे। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, क्यों करना चाहिए समीकरण को संतुलित। देखिए आपको द्रव्यमान के संचारण के नियम का स्मरण होगा, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही क्या होता है, विनाश होता है। ना ही किसी रासायनिक समीकरण अभिक्रिया में ना ही कोई चीज़ का निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है। MgO2 था तो MgO2 ही रहना चाहिए था, ठीक है ना, उत्पाद में, क्योंकि अपन ने मिलाया है, कुछ किया तो है नहीं है, उससे उत्पाद निकल के आया है। हाँ, अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जब यहाँ पे इनका द्रव्यमान MgO2 था तो यहाँ पे प्लस O मिलाया, O2 मिलाया, तो यहाँ पे भी A पूरे बराबर होना चाहिए ना। क्या समान द्रव्यमान, तब तो समान होगा उसका।
इसलिए हमें से कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अब जो असंतुलित समीकरण होता है, उसको हम क्या कहेंगे? कंकाली समीकरण, कंकाली समीकरण कहते हैं। सही, और इसको संतुलित करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि ना ही रासायनिक समीकरण में ना ही किसी चीज़ का निर्माण होता है, और ना ही क्या होता है, किसी चीज़ का क्या होता है, द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, ना ही किसी चीज़ का विनाश होता है। यदि MgO2 है तो O2 ही रहेगा। 2 2 4 होता है तो 4 ही रहेगा ना, 3 थोड़ी ना आ जाएगा। अपन किसी चीज़ को हटा थोड़ी सकते हैं। सो गाइड्स, यहाँ देखते हैं अपन समीकरण को दर्शाया गया है। यहाँ है जिंक है और सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो उससे क्या बना? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बना। क्या निकल के आया? जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से जिंक और प्लस हाइड्रोजन निकल के आया, जिंक सल्फेट। उपरोक्त समीकरण को अपन रासायनिक अभिक्रिया में इस रासायनिक समीकरण को दर्शाया जा सकता है। जैसे Zn से, Zn मीन्स क्या है? जिंक है, ठीक है ना। और H2SO4 मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल है, और इससे क्या निकल के आया? जिंक सल्फेट। Zn है मतलब जिंक, SO4 मतलब सल्फेट। और क्या निकल के आया? यहाँ H2 था, देखिए गाइड्स, यही का मिलके बना है। ये क्या है? अभिकारक है। इससे क्या बना है? उत्पाद बना है। उत्पादन हुआ। उत्पाद मतलब उत्पादन हुआ सीधे। जैसे कोई चीज़ फैक्ट्री में बनती है तो उसका उत्पादन होता है कि नहीं होता है। तो जिंक से क्या बना? Zn जिंक था, जिंक के अणु थे, जैसे H2 हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, और SO4 मतलब सल्फेट तो सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इनको मिलाने से Zn बन गया, यही वाला Zn अपन ये लिख दिए, और SO4 है यहाँ पे, तो SO4 तो यहाँ लिख दिया, ये भी सही है। और H2 बचा यहाँ का, तो प्लस में H2 निकल के आया, हाइड्रोजन अलग हो गया। तो क्या होता है यहाँ पे? ये तो बराबर है। ये कौन सा है? संतुलित है कि असंतुलित? ये तो संतुलित समीकरण है ना, को दर्शाया जाता है, जो कि एक संतुलित समीकरण है। आइए इस 1 पॉइंट, हाँ, तो ये उत्पाद बन गया, ये अभिकारक है, और इससे क्या हो जाता है? ये संतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि बराबर है। आइए 1.3 ये वाले, तीर के निशान के दोनों ओर तत्वों को परमाणुओं की संख्या की तुलना करें। वही जो हमने अभी कर लिया, परमाणुओं की संख्या की तुलना। जैसे जिंक का एक अणु है, हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, तो यहाँ भी 2 अणु हैं, और यहाँ पे भी देखिए जिंक का 1 अणु है, तो यहाँ भी जिंक का 1 अणु है। SO4 देखिए ए है, यहाँ 4 अणु हैं ओके, तो ऑक्सीजन के तो 4 अणु यहाँ भी हैं, बराबर हैं। H2 के 2 अणु हैं, तो यहाँ भी उत्पाद में H2 के 2 अणु हैं। लेकिन अपन ने यहाँ पे देखा था जो Mg+O2 था, वो असंतुलित समीकरण क्यों था? क्योंकि यहाँ पे अपन ने देखा था Mg तो 2 अणु, इसका बना था जो उत्पाद MgO बना था, जो कि यहाँ पे Mg तो 2 थे, तो राइट है। लेकिन O2 यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे Mg तो बन था, तो यहाँ भी Mg बन था, बराबर थे। लेकिन O2 यहाँ 2 हैं और यहाँ पे O बन था, इसलिए यहाँ पे रासायनिक असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण था। देखिए वही बताया गया है। यहाँ पे जिंक की संख्या कितनी है? 1 है यहाँ पे अभिकारक के रूप में, और उत्पाद के रूप में भी 1 है। हाइड्रोजन की 2 है, हाइड्रोजन की यहाँ उत्पाद में भी 2 है, और क्या है उत्पाद में भी 2 है। अभिकारक में सल्फर की 1 है, और यहाँ पे भी 1 है। और O की संख्या ऑक्सीजन की 4 थी, तो 4 थी, यहाँ पे भी बराबर था। ये अपन पहले यह एक संतुलित समीकरण था, ये अपन पहले ही बता चुके थे। देखिए समीकरण 1 तीर के निशान के प्रति एक तत्व परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए एक संतुलित समीकरण है। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं अपन। देखिए यहाँ पे यह क्या है? एक Fe मतलब आयरन,
H2O मीन्स जल होता है, तो H2 है। अब इसको उत्पाद क्या बना, देखिए ये Fe है और यहाँ पे Fe3, ये तो असंतुलित है क्योंकि यहाँ पे आयरन की संख्या 1 है और यहाँ 3 है। यहाँ ऑक्सीजन देखिए ये है O, तो और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 1 है और यहाँ पे 4 है, प्लस H2 की संख्या यहाँ भी बराबर है और यहाँ की बराबर है। लेकिन पूरा समीकरण Fe तो 3 यहाँ पे 3 यहाँ 1 है, तो ये असंतुलित समीकरण है, इसको अपन संतुलित करते हैं। सो गाइड्स देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पे, ये बॉक्स में अपन लिख लेते हैं, यही प्रक्रिया बताई गई है। इनमें संतुलित करने के लिए प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए और समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ परिवर्तन नहीं कीजिए। अभी अपन को बॉक्स बना लेना है, ये Fe है, Fe का बॉक्स बना लिया, प्लस लगा दिया, यहाँ H2O है, ये H2O लिख दिया, यहाँ FeO है, O4 है, ये लिख दिया, यहाँ H2 है। अब देखिए ये प्रक्रिया हो गई, फर्स्ट चरण में अपन ने सीधे लिख लिया। अब सेकेंड चरण अपन देखते हैं इसका, असंतुलित समीकरण में उपस्थित तत्वों की परमाणु संख्या सूची बना लीजिए। मतलब कि ये असंतुलित समीकरण है क्योंकि अपन ये पहले देख चुके हैं, क्योंकि Fe की संख्या यहाँ पे कितनी है, Fe की संख्या 1 है, अभिकारक में 1 है, उत्पाद में 3 है। देखिए Fe की संख्या उत्पाद में 3 है। यहाँ पे H की संख्या, मतलब अपन इसको देखते हैं H2, यहाँ पे H की संख्या कितनी है, अभिकारक में, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, ठीक है। ये तीर के निशान के बाद का उत्पाद होता है और ये तीर के निशान के पहले का अभिकारक होता है। सो गाइड्स यहाँ पे देखिए H की संख्या यहाँ पे अभिकारक में 2 है और यहाँ पे भी H की संख्या देखिए उत्पाद में 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 1 है अभिकारक में, लेकिन यहाँ उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या 2 है। देखिए 1 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ 4 है, तो यह असंतुलित समीकरण है अपन कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक के सबसे पहले संतुलित करते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा परमाणु संख्या है उसको संतुलित पहले करते हैं क्योंकि वो असंतुलित है, अपन देख रहे हैं। चाहे अभिकारक हो या उत्पाद, उसके यौगिक में सबसे अधिक परमाणु तत्व को चुनिए, उसको चुनना चाहिए अपन को यदि संतुलित करना है जो सबसे ज़्यादा परमाणु संख्या है जिसकी, चाहे वो अभिकारक में हो या उत्पाद में हो। जैसे इस आधार पर हम देखते हैं Fe3 ये उत्पाद में था देखिए, और O4 ऑक्सीजन के 4 अणु और आयरन के 3 अणु, इसको ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं और ऑक्सीजन तत्व में भी देखते हैं अपन, ये सबसे बड़ा है ऑक्सीजन का 4 अणु। ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं जबकि बाईं ओर केवल 1 है। अपन ने देखा था कि एक साइड 4 ऑक्सीजन के परमाणु हैं उत्पाद में, लेकिन जो अपनी बाईं ओर मतलब अभिकारक में 1 ही परमाणु संख्या थी। सो गाइड्स यहाँ देखते हैं, प्रारंभ करते हैं। देखिए अभिकारक H2O, तो यहाँ संतुलित करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक साइड 4 है और एक साइड 1 है, तो 1 में 4 का गुणा कर देंगे तो क्या होगा, बराबर हो जाएंगे कि नहीं होगा, 4 एकम 4 हो जाएगा और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन के अणु तो 4, देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे ऑक्सीजन के अणु की संख्या कितनी है, 1 ही ऑक्सीजन है और यहाँ उत्पाद में कितना बन गया है, 4 ऑक्सीजन के अणु बन गए हैं और यहाँ 1 ही है, तो 1 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन के अणु हो जाएंगे और प्लस में यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 4 अणु पहले से थे, तो क्या हो जाएगा, उत्पाद भी क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो ये तो ऑक्सीजन तो बराबर बराबर हो गए। यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए इस अभिक्रिया में शामिल तत्वों के यौगिक को सूत्र नहीं बदल सकते। जैसे कि यहाँ पे अपन देखते हैं, अपन ने ये गुणा कर लिया है 4 का, ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हमने 4 का गुणा करके 4 H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 ऑक्सीजन के 4 अणु या H2O4 नहीं, आंशिक रूप से संतुलित समीकरण इस प्रकार, जैसे Fe वैसे के वैसा ही अपन ने अभी ऑक्सीजन को संतुलित किया है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 अणु थे, इनको अपन ने गुणा कर दिया किसमें, ऑक्सीजन का 4 से कर दिया इस वाले में, तो ये 4 पहुँच गया यहाँ, तो 4 H2O। अब देखिए जब ये दोनों क्योंकि साथ में है तो अपन ऑक्सीजन बस से नहीं करेंगे ना, क्योंकि H2O था
और अपन ने 4 से गुणा किया, तो ये तो साथ में था वो H भी, तो अपन ने 4 से गुणा किया। इस समीकरण में मैथ है तो 4 आगे तो H2 से करेंगे। अब H2 से 4 में गुणा करेंगे, ये 2 लिखा है, 2 से 4 में गुणा करेंगे तो H के कितने बन गए, 8 बन गए, है ना। और ऑक्सीजन का एक परमाणु था तो 1 से गुणा करेंगे तो O4 बन जाएगा। ये बन गई, ये कंडीशन हो गई। लेकिन H के कितने बन गए, 8 बन गए, और यहाँ H का कितना है, 2 ही है ओनली। तो इसीलिए इसमें भी 2 में भी अपन क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे H भी संतुलित अवस्था में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ का H कितना हो गया है, 8 हो गया है, और यहाँ का 2 है, तो इसमें भी अपन 4 से गुणा कर देंगे। जब दोनों से 4 से गुणा कर देंगे तो H जो हो जाएंगे वो 8 हो जाएंगे, और जो O हैं तो O की संख्या 4 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो दोनों साइड अभिकारक और उत्पाद में जो एक ही चीज़ है वो बराबर हो जाएगी। हाँ, तो यही बताया गया है इसमें। Fe तथा H परमाणुओं के संतुलित नहीं है, इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। देखिए H संतुलित नहीं था। अब आंशिक रूप से संतुलित हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हर परमाणु की संख्या की 4 से गुणा कर दी थी। देखिए अब यहाँ पे भी H2 में 8 हो गया, और यहाँ पे भी दाईं ओर उत्पाद में जो H2 था तो उसमें भी 2 गुणा कर दिया गया 4 से। 4 से गुणा करेंगे तो देखो 4 दूनी 8, ये आ गया H2 का। तो H2 तो संतुलित हो गया और O भी संतुलित हो गया। O को अपन ने आगे कर लिया था 4 से गुणा करके, और यहाँ पे भी 4 से गुणा कर दिया H2 में, तो ये दोनों H2 भी बराबर हो गए। देखिए यहाँ पे भी H2 बराबर हो गया, और यहाँ पर भी H2 बराबर हो गया, और O भी बराबर होगा क्योंकि 4 से गुणा हो जाएगा इसमें, और यहाँ भी 4 से गुणा है। देखिए ये 5वां चरण है। दिए गए समीकरण को जांच कीजिए तथा तीसरा तत्व चुन लीजिए जो अब तक असंतुलित है। अब आप पाएंगे कि केवल लोहा की एक तत्व है जिसे असंतुलित है। अब अपन ने देखा कि अब O भी संतुलित हो गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया, लेकिन जो Fe था, Fe के एक साइड 1 अणु थे और उत्पाद में कितने थे, 3 अणु थे। Fe के कितने अणु थे, 3 अणु थे। तो इनको संतुलित करना है अब अपन को। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है Fe के 3 अणु और Fe के 1 अणु, तो अब इनको संतुलित करने के लिए ऐसा क्या करें कि अपन को यहाँ भी 3 अणु मिल जाए। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 1 है, तो 1 से यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे, जैसे कि यहाँ किया गया है। Fe में 1 से गुणा कर दिया गया है तो यहाँ का 3 आ गया। जब 3 आ जाएगा तो Fe 3 गुणित 1 तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो गया, 3 एकम 3, तो Fe 3 हो गया, प्लस H2 ये पहले से था संतुलित, H2O कर दिया संतुलित, और फिर इससे क्या बना, FeO4, ये तो पहले से था, इसी के कारण अपन ने संतुलित किया, और प्लस 4H2 बन गया। सो गाइस चलते हैं आगे। आप जो 6 चरण क्या है, अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण के दोनों ओर तत्वों को परमाणुओं की संख्या की परिकल्पना करते हैं। अब देखते हैं अपन कि क्या यह समीकरण संतुलित हुआ है या नहीं। दोनों ओर के तत्वों को देखते हैं, जैसे 3Fe प्लस 4H2O, तो यहाँ पे भी देखिए Fe की संख्या 3 है, यहाँ भी Fe की संख्या 3 है परमाणुओं की संख्या, और यहाँ 4H2O है। हाँ, तो यहाँ भी देखिए H2 की संख्या देखते हैं, यहाँ पे भी 4H2O है, 4H2O, और यहाँ पे भी 4 लिखा है, तो समझो कि ये 4 का गुणा तो यहाँ भी होगा 4 में, 4 एकम 4, तो 4 परमाणु संख्या O के हैं, यहाँ भी 4 परमाणुओं की संख्या 4 हैं, 4 हैं। तो इस समीकरण में 1.9 मतलब इसी की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है।
अतः यह समीकरण अब संतुलित है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की यह विधि को हम क्या कहते हैं? जो हमने इतनी सारी प्रक्रिया की, चरण बनाया अपन ने, इस विधि को संतुलित करने की समीकरण को, असंतुलित समीकरण को संतुलित करने की विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। सो गाइड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पे, हिट एंड ट्रायल विधि किसे कहते हैं? ये आपके कंपटीशन एग्जाम में हो या फिर बहुविकल्प, आपके बहुविकल्प हैं, जोड़ी हैं, फिल इन द ब्लैंक है, मतलब वो खाली स्थान है, उनमें भी ये पूछ सकते हैं कि हिट एंड ट्रायल विधि किसे कहते हैं। सो गाइस, ध्यान रखना, अलग से यदि आप कोई वर्ड आता है तो उसको अलग से लिख लिया करिएगा, क्योंकि ये बहुत काम में आते हैं। 1 नंबर इनसे पूरा मिल जाता है, इनमें कभी नंबर कटते नहीं हैं। सो गाइस, हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, और याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत ही छोटे होते हैं वर्ड। क्या है? भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। ऊपर लिखे संतुलित समीकरण 1.9 को सावधानी से जांच कीजिए। इस समीकरण को हमें अभिकारकों तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञान होता है। इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं की, देखिए जो होता है, क्या हमें जानकारी होती है भौतिक अवस्था की? उसमें हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था की। ठीक है, देखिए रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पाद के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया गया है। जैसे उत्पाद यदि गैस में है, द्रव में है या जलीय में है, अवस्थाओं को क्रमशः GLS को दर्शाया जाता है। अभिकारक के उत्पाद के जल के घोल के रूप में उपस्थित AQ को लिखा जाता है। सो गाइस, इसमें बताया गया है कि जो अभिकारक और उत्पाद जो समीकरण होते हैं, सूत्र होते हैं, यदि वो जल के रूप में है तो वहाँ पे तरल रूप में है तो L लिख दिया जाता है ऐसे, और यदि वह गैस के रूप में है तो G लिख दिया जाता है, और यदि वह घोल के रूप में है तो AQ से उसको दर्शाते हैं। यदि AQ लिखा है उसके बाद, समीकरण के बाद, तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे घोल के रूप में बताया गया है, और L लिखा है तो जल के रूप में, और G लिखा है तो गैस के रूप में। सो गाइस, यहाँ बताया गया है जैसे Fe S के रूप में है, मतलब कि ठोस अवस्था में है, वो ठोस अवस्था में, इसलिए सॉलिड S लिख दिया गया है। जैसे 4H2O है, वो G के रूप में है, गैस के रूप में है, इसलिए उसको G लिख दिया गया है। और Fe3 या H4O4 तो है सॉलिड अवस्था, क्या ठोस अवस्था में, इसलिए यहाँ पे S लिख दिया गया है ये। और ये समीकरण, ये 4H2O एक गैस के रूप में है, इसलिए यहाँ पे G लिख दिया गया है। ये संकेत हैं, यही बताया गया है इन लाइनों में। ध्यान दीजिए, समीकरण 1.10 H2O के साथ G लिखा है। 1.10 में H2O के साथ क्या लिखा है? G लिखा है। H2O के साथ G लिखा है, मतलब कि वह कैसा है? गैस के रूप में है, दर्शाता है। जल का उपयोग भाप के रूप में, अब H2O तो जल होता है, लेकिन इसको 4 आगे लगा है, इसलिए यह कैसा है? गैस के रूप में है, मतलब भाप के रूप में जल है। रासायनिक समीकरण की भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि यह आवश्यक ना हो। कभी कभी इस अभिक्रिया की परिस्थिति ताप दाब उत्प्रेरक के रूप में को भी तीर के निशान के ऊपर ही दर्शाया जाता है। यदि कोई ताप दाब लगाया जाता है तो तीर के, जो अपन अभिकारक के सामने तीर देखते थे, इसके ऊपर लिख देते हैं ऊष्मा या ताप लगाया जाता है, या कोई उत्प्रेरक लगाया जाता है। यहाँ अभिकारक होते हैं और यहाँ पर उत्पाद होते हैं। जैसे कि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश लगाया जा रहा है। जब भोजन बनाते हैं पौधे लोग तो कैसे बनाते हैं? देखिए, ये है, यहाँ पे 6O2 AQ घोल के रूप में होता है, और 12H2O, मतलब कि 12H2O जो होता है जल होता है 12, उसमें सूर्य का प्रकाश लगता है और उसमें क्लोरोफिल लगता है। ठीक है ना? तो ताप दाब उत्प्रेरक तीर के निशान के नीचे लगा है, ऊपर लगा है, इससे क्या निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। सो गाइड्स, जैसे कि अब
सो गाइड्स, जो पत्तियां होती हैं जैसे कि अपन पाए जाते हैं, वो हरी क्यों होती हैं? वो क्लोरोफिल के कारण होती हैं। जो तना भी होते हैं कभी कभी हम देखते हैं हरे होते हैं, तो आप उससे भी अनुमान लगा, वो भी भोजन बनाते हैं। जो हरी पत्तियां होती हैं, हरा पार्ट होता है पेड़ का, वो भोजन बनाने में बहुत काम आता है, वही वो भी भोजन बनाता है। आप ध्यान रखिएगा। और क्लोरोफिल होता है, उसी से हमको ग्लूकोज प्राप्त होता है पेड़ पौधों में। सो गाइड्स, देखते हैं इनके क्वेश्चनों को। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि वो आसानी से जल सके जिससे, ठीक है ना। यहाँ पे निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl और हाइड्रोजन क्लोराइड, यही क्या है? एक संतुलित समीकरण है। बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम, इनको अपन H2 के रूप में लिख सकते हैं। H2 हाइड्रोजन है, क्लोरीन है प्लस Cl, और फिर हाइड्रोक्लोराइड बनता है H2O, सॉरी O नहीं आएगा, H2 क्लोराइड बनता है Cl2। सो गाइड्स, ये संतुलित समीकरण है। इसका बेरियम का भी आप लिख लीजिएगा, और ये सोडियम का जल सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, ये असंतुलित है। सो क्या है क्वेश्चन नंबर 3? निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था, संकेत और संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इनका अपन को अवस्था लिखना है, संकेत लिखना है और संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखना है। जैसे जल में बेरियम, अब जल में है, जल रूप में है, क्या है? बेरियम। तो अपन क्या लिख सकते हैं? बेरियम Ba, हाँ, बेरियम क्लोराइड है, देखिए Cl2 है, सॉरी गाइड्स C बना है, Cl2 एक क्या है? एक घोल के रूप में। तो अपन इसको संकेत क्या लिख सकते हैं? A और Q, हमने पहले बताया था। सोडियम सल्फेट है, तो सोडियम सल्फेट प्लस NaSO4, और प्लस में ए भी क्या है? एक विलयन के रूप में हो। जब जो चीज़ विलयन के रूप, यहाँ पे जल के रूप में थे, सॉरी गाइड्स, तो यहाँ पे L आएगा, लिक्विड रूप में है, लेकिन यहाँ विलयन के रूप में है, तो यहाँ पे अपन सोडियम विलयन के रूप में है, तो अपन AQ लिखेंगे करके सोडियम क्लोराइड विलयन तथा आघूर्णनशील सल्फेट अवक्षेप बनाते हैं। सो गाइड्स, यदि इनके क्वेश्चन आंसर चाहिए हैं आपको, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। जैसे इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है गाइड्स, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं BaCl2, ये क्या है? एक बेरियम क्लोराइड है, ये जल के रूप में है, तो AQ लिख सकते हैं प्लस NaSO4, सोडियम सल्फेट AQ के रूप में है, क्योंकि यहाँ पे AQ क्यों है? क्योंकि यहाँ विलयन लिखा है, और यहाँ पे जल लिखा है, तो अपन लिक्विड लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ करके सोडियम क्लोराइड विलयन, अब सोडियम क्लोराइड मतलब Na सोडियम, हाँ, NaSO4 ए किस रूप में है? आप देख सकते हैं विलयन के रूप में है, विलयन लिखा है, तो A और Q लिखेंगे इसमें, AQ, ठीक है ना। और इससे फिर क्या बनता है? बेरियम सल्फेट एक सॉलिड रूप में प्राप्त होता है, 2 सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है ना। और अब देखते हैं इसका सेकेंड वाला क्या कह रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम NaOH, ये क्या है? एक AQ के रूप में है, ठीक है ना। प्लस में क्या मिल रहा है अपन को? यहाँ पे क्या लिखा है? सॉरी, AQ के रूप में जल में है, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोराइड अम्ल बनता है, और यह एक विलयन के रूप में बनता है। जल एक विलयन बन रहा था, इसलिए यहाँ विलयन है, जल नहीं है, लिक्विड नहीं लिखेंगे, यहाँ AQ ही लिखेंगे, राइट है, ठीक है ना। और फिर HCl बनता है, क्या बनता है? HCl प्लस में लाते हैं क्या? हाइड्रोक्लोराइड, ये भी एक क्या बन रहा है? विलयन के रूप में बन रहा है, हाइड्रोक्लोराइड। और इससे क्या निर्माण हो रहा है?
हाइड्रोक्लोराइड अभिक्रिया करके सोडियम विलयन जल बनाते हैं। अब सोडियम विलयन जल बनाते हैं तो Na क्लोराइड और हाइड्रोक्लोराइड बनाते हैं, H2O बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? लिक्विड बनाते हैं, जल बनाते हैं, तो यहाँ पे L लिख देंगे। सो गाइड्स, यदि इनके भी क्वेश्चन आंसर चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। और देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही अपलोड करेंगे इससे संबंधित। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। जय हिंद।